हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस किए थे और उसमें मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लगेंगे तो क्या होगा और अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस ही सिर्फ लगेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे फ्रिक्शन नहीं है तो आप इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर कर देंगे, और अगर फ्रिक्शन है तो नॉन कंजर्वेटिव ने जो भी वर्क किया है उसको आप बराबर करेंगे EF माइनस EI से। ठीक है, ओके। अब जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे उसमें हम लोगों ने एक बार ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके देखा था, और फिर एक बार हम लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते देखा था। आज जो हमारा न्यूमेरिकल होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज होंगे, ग्रेविटेशनल भी और इलास्टिक भी। इस पर आपके यहां 5 नंबर का एक सवाल आता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होना बहुत जरूरी है। तो एक सिंपल सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए ये ब्लॉक है। ठीक है, अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मोमेंट्री रेस्ट का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ मोमेंट्री रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस पर भी आपके यहां न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इन मोमेंट्री रेस्ट velocity of the particle or object, you can say, becomes zero। ठीक है, जैसे आपने एक ग्राउंड से एक बॉल को थ्रो किया और ये बॉल ऊपर जाती गई, लेकिन जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा मोमेंट्री रेस्ट का। ठीक है, ओके। यहां पे वेलोसिटी जीरो होगी, ये ध्यान रखना है कि मोमेंट्री रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो होगी। इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स acting on any object is always zero। अब जैसे एक बाउल है, ठीक है, और इस बाउल में आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां पे जो नॉर्मल है वो mg को बैलेंस करेगा। तो इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होगा जबकि मोमेंट्री रेस्ट में वेलोसिटी जीरो होगी। ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बस एक बार आपको रिकॉल करा रहा था कि दोनों में डिफरेंस क्या, कहां आता है और कैसे आता है। ठीक है, चले अब बात करते हैं ऐसे सवालों की जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंक्लूड होंगे। ठीक है,
लेकिन उससे पहले एक और कंसेप्ट, जैसे एक स्प्रिंग थी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, ठीक है। आपने इसके ऊपर एक ब्लॉक डाला m मास का, व्हाट विल हैपन? आप देखेंगे कि स्प्रिंग जो है वो एलोंगेट हो जाएगी, लेट्स से x0, ठीक है। या मैं इसको एक एज अ पॉइंट ही समझाता हूं। इन द फिगर शोन, find the elongation in spring at equilibrium. ठीक है, क्वेश्चन ही बना ज़्यादा बेहतर है। तो एफबीडी बनाते हैं इस ब्लॉक की, mg downwards, spring force upward, इक्विलिब्रियम में क्या होगा? kx0 will balance mg, so x0 will be mg by k, ठीक है। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम केस, ओके। ये एक ब्लॉक था m मास का, स्प्रिंग कांस्टेंट K था, ठीक है। ये पुली है। इन फिगर शोन, फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग ठीक। नाउ जब मैक्सिमम एलोंगेशन होता है तो ब्लॉक मोमेंट्री रेस्ट पे आता है। अब आप कहेंगे कि ये कहां से आ गया? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक बॉल को यहां से थ्रो करिए और बताइए कि बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो आप कहते हैं मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, ठीक। और एक कंसेप्ट चलाते हैं, v² - u² = 2as, फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको दी थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g, और ये हाइट h हो गई, ठीक। तो h कितना आ गया? u²/2g। ये है मैक्सिमम हाइट। तो ये काइनेमेटिक मेथड है। चलो इसी को हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से लगाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको लिखना नहीं है, बस आप इसको समझो, और अगर लिखना भी है तो इसको कहीं साइड में रखना। तो ये आपका हो गया मेथड 1 काइनेमेटिक्स का। अब इसको एनर्जी मेथड से लगाते हैं। देखो, इसको अगर मैं रेफरेंस लाइन मान लूं तो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। सो वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
Okay, so initial potential energy potential plus kinetic at initial position will be equal to potential plus kinetic at final position. तो यहाँ पे आप बॉल से पूछो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है, बॉल आपको बताएगी नहीं. बॉल से पूछो काइनेटिक एनर्जी है, बॉल बोलेगी हाफ mu². यहाँ बॉल से पूछो कोई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, बॉल बताएगी mgh. बॉल से पूछो कोई काइनेटिक एनर्जी है, वो बोलेगी नहीं, क्योंकि ये मोमेंट्री रेस्ट का पॉइंट है. तो h क्या आ गया, u²/2g. सेम रिजल्ट है ना. तो इसी को आपने काइनेमेटिक्स मेथड से किया और इसी को आपने एनर्जी कंजर्वेशन से किया. क्लियर. बस इतना याद रखना है, मैक्सिमम वर्ड आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देना. ठीक है. At maximum elongation, block will be in momentary rest state. ठीक है. तो सपोज करो कि आपने ब्लॉक, जैसे ही ब्लॉक आपने यहाँ हैंग किया तो इनिशियली वो यहाँ पे था. ठीक है. स्प्रिंग अभी इलोंगेट नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ब्लॉक यहाँ आ गया खिंच के. ठीक है. तो ये मान लेते हैं अपन लोग मैक्सिमम एलोंगेशन. समझ में आया. और जैसे ही आपने ब्लॉक यहाँ पे सस्पेंड किया तो ब्लॉक की ये पोजीशन थी, लेकिन फिर वो स्प्रिंग को उसने खींचा और नीचे आ गया. ओके. एट मैक्सिमम एलोंगेशन ब्लॉक विल बी इन मोमेंट्री रेस्ट स्टेट. apply law of conservation of energy. ठीक. तो बस इतना याद रखना, एक मोटा माटी बात, इक्विलिब्रियम में फोर्स को बैलेंस करना है, मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन में एनर्जी को बैलेंस करना है. ठीक है. क्लियर. अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इनिशियली अब आप सोचोगे रेफरेंस लाइन कहाँ पे लोगे, यहाँ ले लो. ब्लॉक की जो भी इनिशियल पोजीशन थी उसी को हमने रेफरेंस लेवल मान लिया अपना. ठीक है. तो इनिशियल प्लस काइनेटिक ये हुआ. तो अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक से पूछो तुम्हारे पास कोई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ब्लॉक कहेगा नहीं, मैं रेफरेंस लेवल पे हूँ. ठीक है. तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी. स्प्रिंग से पूछो कि क्या तुम पहले से कुछ एलोंगेटेड थे, स्प्रिंग बोलेगा नहीं, तो जीरो. ब्लॉक से पूछो कोई काइनेटिक एनर्जी थी, ब्लॉक कहेगा नहीं, और स्प्रिंग के पास कोई काइनेटिक एनर्जी का मतलब नहीं, क्योंकि उसका मास नहीं. फाइनल पोजीशन पे आओ. फाइनल पोजीशन पे जब ब्लॉक से पूछोगे कि क्या तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो बोलेगा यस इन नेगेटिव, क्योंकि वो लेवल से नीचे आ गया है. स्प्रिंग से पूछोगे क्या तुम्हारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है, वो बोलेगा यस एलोंगेशन हुआ है, तो मेरे पास भी एक एनर्जी है हाफ kx². ब्लॉक से पूछोगे कोई काइनेटिक एनर्जी है, फाइन, ब्लॉक बोलेगा नहीं, क्योंकि मोमेंट्री रेस्ट स्टेट है. ठीक है. तो रीशफल कर लो. हाफ kxm² इक्वल टू mgxm. xm कैंसल. सो व्हाट यू विल गेट सिंप्लाइज xm equal to 2mg/k. This is the elongation in the block. कुछ समझ में आया. तो पीछे वाले सवाल में mg/k आया था, वो इक्विलिब्रियम था. ये 2mg/k है. ठीक है.
मैं बेसिकली एक एनसीईआरटी के एक सवाल को फ्रेम कर रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे ये है, अभी आपने वर्टिकल लिया था, अब मैंने इसको इंक्लाइन प्लेन पे ले लिया, ठीक है। थीटा स्प्रिंग कांस्टेंट के in figure shown, find the maximum elongation in a spring. स्प्रिंग कांस्टेंट के, ब्लॉक का मास m, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, जहाँ ब्लॉक है उसको अपना रेफरेंस लेवल मान लें, ठीक है। अब वहाँ से ब्लॉक को थोड़ा सा खिसका दें, मतलब मैक्सिमम एलोंगेशन की स्टेट पे लाते हैं। तो मान लीजिए ये है एलोंगेशन, ठीक है, क्लियर। सीधे अब मैं मतलब की बात पे आता हूँ। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और ये मैंने स्मूथ सरफेस दे रखा है, ठीक है। तो ब्लॉक से पूछो कि क्या कोई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ब्लॉक कहेगा नो। स्प्रिंग से पूछो कोई इनिशियल इलास्टिक एनर्जी है, स्प्रिंग बोलेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको स्पष्ट दिया जाएगा कि इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है। ब्लॉक से पूछो कोई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ब्लॉक मना कर देगा, स्प्रिंग पे पास होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर ब्लॉक से पूछो कि क्या तुम्हारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है। अब पिछले सवाल में और इस सवाल में बस अंतर यह है कि पिछले सवाल में मोशन वर्टिकल हो रहा था, इस बार वो इंक्लाइन प्लेन पे है। तो सपोज करो कि ब्लॉक पहले यहाँ था, अभी यहाँ है, हाँ ठीक है, कितना xm, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, कहने की जरूरत नहीं है, थीटा होगा। तो एक्चुअली यहां से यहां आने में ब्लॉक वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना ही तो हुआ, ठीक है। और रेफरेंस लेवल के नीचे क्या है, इसलिए -mgh। अब स्प्रिंग से पूछो कि क्या उसके पास कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग बोलेगी यस, विच इज हाफ के xm²। ब्लॉक से पूछो कि क्या कोई इनिशियल कोई फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ब्लॉक कहेगा मोमेंट्री रेस्ट है, तो फाइनल होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन का केस है, सो 0, ठीक है। ओके, नाउ h क्या होगा, इस ट्रायंगल से देख लो और इसको दूसरी तरफ भेज दो। h/xm होगा साइन थीटा, सो h इज इक्वल टू xm साइन थीटा, सो हाफ के xm², xm कैंसल, सो xm इक्वल टू 2mg साइन थीटा बाई के। तो धीरे धीरे हम लोग उस सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। वो सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसीलिए वो 5 नंबर में आता है और उसके लिए आपको अच्छा खासा एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब लिखिए आप एक सवाल इसके बाद, रिपीट द अबव प्रॉब्लम, रिपीट द above problem if surface is rough। अब सरफेस रफ हो गई है, ठीक है, क्लियर। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो म्यू है,
तो अब आप EI को EF के बराबर नहीं कर सकते। अब क्या होगा, अब आपको WNC इक्वल टू EF माइनस EI करना पड़ेगा। Here WNC equal to EF minus CI. Now what is WNC? Work done by friction into displacement कितना हुआ, XM cos 180। ठीक है, आई होप किसी को संदेह नहीं होगा। फ्रिक्शन इधर, नॉर्मल इधर, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर। ठीक है, साथ साथ एक और स्प्रिंग फोर्स भी तो लगेगा। नाउ UF प्लस KF माइनस UI प्लस KI। तो करना ये है, पिछली बार आपने इन दोनों को बराबर किया था, इस बार बराबर नहीं करना है, डिफरेंस लेके आपको वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है। तो फ्रिक्शन होता क्या है, म्यू इन। ठीक, नाउ ब्लॉक से पूछेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो अभी आपको जैसे बताया था मैंने, ये XM, ये H, ये थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, H बाय XM। तो H कितना होगा, XM साइन थीटा। ठीक है, तो ब्लॉक से आपने पूछा और ब्लॉक ने कहा कि यस आई हैव गॉट द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो नेगेटिव में है, माइनस mgh प्लस। स्प्रिंग से आप पूछेंगे कि इस समय कोई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग क्योंकि इलोंगेट हुई है तो वो भी बोलेगी कि मेरे पास एक काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल के से और स्प्रिंग कांस्टेंट को स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ब्लॉक से आप पूछेंगे कोई फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मोमेंट्री रेस्ट की स्टेट थी इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। अब आप ब्लॉक से पूछेंगे कि क्या यहाँ पे कोई तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी थी, ब्लॉक कहेगा नहीं कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। स्प्रिंग से आप पूछेंगे कि यहाँ पे तुम्हारी कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी, ब्लॉक कहेगा, स्प्रिंग कहेगा कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक, और इनिशियल सिचुएशन में किसी के पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। ओके, नाउ एन क्या होगा, mg cos थीटा। ठीक, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, इंटू XM माइनस mgh, h कितना है, XM साइन थीटा प्लस हाफ के XM स्क्वायर। एक XM कॉमन लीजिए, हटवा दीजिए, अब बचा आपका XM सिर्फ, तो XM कितना हो जाएगा, इसको भी रोके रखिए, mg साइन थीटा को उधर भेजिए, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। ठीक है, टाइम्स 2/k। ओके, अब जिस सवाल की मैं बात कर रहा हूं आपसे, उसमें उसने म्यू पूछा है और बाकी सारी क्वांटिटीज दे रखी हैं, के दिया है, XM दिया है, थीटा दिया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हूबहू ऐसे ही आपको करना है उसमें। ओके, सो आई होप कि आप इतने केपेबल हैं कि इस टाइप के सवाल को किसी दूसरे उस फॉर्मेट में पूछा जाए तो आप ज़रूर कर लेंगे। बाकी मेरे लिए तो आसान काम था ही कि मैं आपको सीधे वही सवाल करवा देता, लेकिन मैंने आपको उसके लिए प्राइम किया पूरी तरीके से, उसके अलग अलग पार्ट्स को धीरे धीरे समझाया। ठीक है, तो इंटेंशन ये है कि आप हैंडीकैप ना बने इसमें, मतलब मेंटली हैंडीकैप ना हो, समझ रहे?
अब V1 M1 इसको चेस कर रहा है, ठीक है। ओके, सो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैक्सिमम की कोई भी केस आती है, एलोंगेशन हो या कंप्रेशन, इस टाइप का कुछ भी आता हो, तो आपको फाइनल वेलोसिटी को जीरो करना है। लेकिन अब यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, तो फिर कैसे करेंगे इसे? इसका मैं पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि इसमें करना क्या होता है। जब दो ब्लॉक आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि फिर उसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, समझ रहे? जब दो ब्लॉक आ जाए तो फिर हम उसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। ओके, तो एट मैक्सिमम एलोंगेशन, सिंगल ब्लॉक है तो मोमेंटरी रेस्ट का केस बनेगा और उसमें आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो होगी। बट डबल ब्लॉक है, एट मैक्सिमम एलोंगेशन और कंप्रेशन यू कैन से रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। अब समझिए ये क्या है। अब जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, सोचो कि किसी इंस्टेंट पे इसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ठीक है, और इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड उस समय। अब स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है, तो इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगेगा, इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है भाई? स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो वो धक्का मारेगी दोनों को, इतना तो सोच पाते होगे। तो अब ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये देखो इसके अगेंस्ट है, और ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये इसको फेवर कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक? तो घटती जाएगी और इसकी बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा, मैं ऐसा एक हाइपोथेटिकल टाइम मान लेता हूं, कि जब ये 9 से चलेगा घट के और ये भी 9 से चलेगा, ठीक? उस केस में दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, तो अब ये ब्लॉक इसे कंप्रेस नहीं कर सकता। याद करो, मैंने एक केस बताई थी आपको कि एक बंदा है, एक रस्सी पकड़ा हुआ है और उसी रस्सी का दूसरा एंड एक दूसरे बंदे के हाथ में है, ठीक? अब ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और स्प्रिंग इनिशियली टाइट है या टॉट है, तो स्प्रिंग अभी भी टॉट होगी। लेकिन अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड से जाने लगे तो क्या होगा? स्प्रिंग स्लैक हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ठीक है, लूज पड़ जाएगी यहाँ पे। और अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड से जाने लगे तो स्प्रिंग क्या होगी? वो टूट जाएगी। मतलब ये है कि स्प्रिंग टॉट बनी रहेगी अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे तो, ठीक? बाकी ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसको साइड में कहीं बना लीजिएगा। Now, apply law of conservation of energy. ठीक है, ब्लॉक से आप पूछेंगे कोई पोटेंशियल एनर्जी है, ब्लॉक कहेगा नहीं। स्प्रिंग से पूछेंगे वो भी मना कर देगा, सो जीरो। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है दोनों के पास। इसके बाद आप मैक्सिमम कंप्रेशन में ब्लॉक से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है। ब्लॉक के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे चल रहा है।
स्प्रिंग से पूछेंगे आप कि क्या तुम्हारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग कहेगी यस आई हैव गॉट माय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाफ के एक्स एम स्क्वायर। अब ब्लॉक से आप पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई काइनेटिक एनर्जी है, ब्लॉक कहेगा यस आई हैव गॉट द काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो है तो ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक भाई, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब है, वेलोसिटी सेम होना। क्लियर? सो हाफ के एक्स एम स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। मैंने वी स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया। अब ये है कि भाई ये v कहाँ से आएगा, उसके लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जब स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा तो वो सिस्टम का ही एक हिस्सा माना जाएगा। कंसीडर m1 प्लस स्प्रिंग प्लस m2 एज अ सिस्टम। ठीक, नाउ अप्लाई law of conservation of what momentum. So initial momentum m1 v1 m2 v2, final momentum m1 v plus m2 v। so v कितना आ गया, m1 v1 plus m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। अब अगला स्टेप आप समझ ही रहे होंगे। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग v इन फर्स्ट। वैसे अगर आपके पेपर में सवाल आया तो मास को जनरली बराबर ही दे दिया जाता है। ठीक है, सो हाफ हटाई दीजिए कॉमन। सो के एक्स एम स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। m2 v2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। m1 v1 ठीक, विजिबल नहीं होगा। ओके, ठीक है, मैं ध्यान नहीं देता हूँ, वो आगे बढ़ जाता हूँ। ओके, तो अब सिंप्लीफाई करें इसको। m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर m1 m2 v1 स्क्वायर m1 m2 m1 v2 स्क्वायर m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट खोल रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 v1 v2 और नीचे क्या है m1 प्लस m2। ठीक, m1 v1 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। अब m1 m2 कॉमन ले लीजिए। ये प्रोसेस आपको कई बार करना है आगे, ध्यान रखिएगा। इंटेंशनली इसको यहाँ पे प्लांट किया है मैंने। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2
अपॉन m1 प्लस m2 कितना आया, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ठीक, चलो एक और स्टेप ले लेता हूँ। सो एक्सएम कितना आ जाएगा, अंडर रूट m1 m2 के m1 m2 के m1 प्लस m2 into v1 minus v2. This is the maximum elongation in the maximum compression in the spring. ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है? अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे सवाल लगाओगे, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें आएगी, और क्लैरिटी आएगी इनफैक्ट। सो आज के लिए बस इतना ही। ये प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान दिए रहना, ठीक है ना? इसकी ज़रूरत आपको भी बार बार पड़ेगी, 11th में भी और 12th के अंदर भी। तो ये पूरा सिस्टम थोड़ा सा इस पर नज़र बनाए रखिएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही।